फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो विज़िट किया है इज़राइल, फ़लस्तीन और इसके साथ-साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट रहा उनका सऊदी अरेबिया का। क्या चीज़ें हुई, क्या बातें हुई आई टू यू टू के हवाले से आप लोग हमारे पहले कुछ शोज़ देख चुके हैं, लेकिन अब आगे जाकर क्या हुआ? हमने आपको बताया था कि हम आपको मज़ीद अपडेट इसके हवाले से भी देंगे। इसके साथ-साथ व्लादिमीर पुतिन ईरान का दौरा कर रहे हैं। वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट खबर है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब ने कुछ अरसा पहले विज़िट किया था हिंदुस्तान में और उस हवाले से काफ़ी बातें आजकल चल रही हैं कि वो आईएसआई को कुछ उन्होंने खबरें दी। क्या खबरें दी और वाक़ई दी भी कि नहीं? इस हवाले से डिस्कशन होगी और इस डिस्कशन में आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर political commentator from India, Sumit Peer साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुमित साहब, एक तो ये बताइए कि जो बाइडेन का बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था, इससे पहले भी आपके साथ कुछ शोज़ किए थे। जी। क्या आपको नज़र आ रहा है कि ऊँट हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी कहा जाता है कि किस करवट लेटने की तैयारी हो रही है? एक तो इज़राइल बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, वहाँ उन्होंने विज़िट किया। सेकंडली I2U2 में इज़राइल, यूएई और ये सारे कंट्रीज़ शामिल है, यूएस वगैरह। क्या डेवलपमेंट्स आपको नज़र आ रही है इस विज़िट के बाद? देखिए फखर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें इसके एक 2-3 नए डायमेंशन्स पिछले कुछ दिन में आए हैं। ओके, देखिए, पहले ITU-2 बनता, वो हम सबको पता यस। है। आज जो यूएस में सबसे बड़ी कवायद हो रही है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा देता हूँ। 2018 में यूएस सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था, सबसे ज़्यादा ऑयल निकालता था। जी, फिर क्या हुआ? फिर जो बाइडेन साहब आए, क्लाइमेट व्लाइमेट के चलते हुए उन्होंने नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं दी। आज के डेट में रिफाइनरी कैपेसिटी यूएस की 94% हो चुकी है। और ये हमारा एक ही जो उनका वो है ह्यूस्टन में, ये सारी रिफाइनरीज मोस्टली ह्यूस्टन में है। तो वहाँ उनकी 94% कैपेसिटी हो गई है। रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट के कारण तेल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जी। वहाँ रशिया ने तेल की मंडी खोल दी है और दुनिया हाँ, भर का तेल इंडिया को, चाइना को सस्ते में बेच रहा है। जी। ठीक है? ओपेक का इतना बड़ा रोल नहीं रहा, प्राइस ऑयल के कट प्राइस पे किसी का कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा, ईरान कवायद में है, ईरान कहता है यार अगर वो रशियन तेल बेच रहे तो हम भी सस्ता तेल बेच रहे, हम पे काहे को सैंक्शन लगा रहे हो? ईरान के पास एक बड़ा बायर है चाइना, और कोई बायर सामने नहीं आ रहा। पर ये बायर सामने आ सकते हैं। यहाँ 3 दिन पहले, ठीक इस ट्रिप से पहले जो बाइडेन साहब ने वेनेजुएला को कहा, भाई तुम पे हम कुछ सैंक्शनें हल्की करेंगे और तुम तेल निकालना शुरू करो। पर जब तक वो फखर भाई तेल आएगा और मार्केट को हिट करेगा, देखिए 12 तरह का क्रूड आता है। हर हुँ, रिफाइनरी को अपनी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है क्रूड के हिसाब से। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, तो वो क्रूड बिल्कुल। आएगा तब तक 2 साल लगेंगे। अभी हालत ये है, जो बाइडेन साहब दुनिया के हर ममालिक से ये बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा तेल पंप करो, ज़्यादा तेल पंप करो, जबकि अमेरिका ये रोल ले सकता था। इंटरनली अमेरिका में इस चीज़ को लेके बहुत अपोज़िशन है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का, आज आप लिटरली हर एक से हुँ, जा जाके कह रहे हो कि भाई तेल पंप करो, तेल पंप करो, तेल पंप करो। इसीलिए वो एमबीएस से मिलने को तैयार हो जाते हैं। जो एमबीएस पहले कह रहा था मुझसे मिलो, उसको फ़ोन नहीं करते थे, बात नहीं करते थे। बिल्कुल। अब अगर आपको तेल पंप करवाना है, सबसे ज़्यादा तेल पंप कौन कर सकता है मिडल ईस्ट में से? वो कर सकता है एमबीएस। एमबीएस से मिलने की बात ही ये, अब बोन ऑफ कंटेंशन है खशोगी, बोन ऑफ कंटेंशन है खशोगी। एग्ज़ैक्टली। अब एमबीएस साहब की इक्वेशन बताता हूँ, उनकी मंशा थी कि जून के पहले हफ्ते में $120 और जुलाई के पहले हफ्ते में $150। अभी जो रशियन तेल आ गए, $300 बिलियन ले गया। ना उसका प्राइस बढ़ा, ना वो तेल निकाल रहा, ना उसके कुछ मिल रहा। यहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रहा, पुतिन को पैसा आ रहा है। 300 एग्ज़ैक्टली, बिलियन तेल वो बेच बिल्कुल, चुके बिल्कुल। हैं। और अभी इंडिया ने ऑल टाइम हाई तेल लिया, बिकॉज़ पीछे हमने रिजर्व्स किए, रिलीज़ किए थे जी, 5%, हमें रिजर्व को रिप्लेनिश करना है। कुछ इंडिया पे कुछ तोहमतें भी लगी, ऑयल वो क्या कहते हैं उसे, ऑयल लॉन्ड्रिंग और ये सब, वो सब चलता रहता है। तो अब ये सारी सिचुएशन में जो बाइडेन साहब को वहाँ जाना ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि अगर तेल पंप कराना है अभी, दुनिया की इकोनॉमी पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, 1.5% वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक रिड्यूस किया गया है और मेरा जहाँ तक अनुमान है, ये 1% और रिड्यूस किया जाएगा सिर्फ 1 महीने के अंदर। भाई जी, आप देखेंगे जुलाई अगस्त में 1% और रिड्यूस करेगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को हटाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल करने के हुँ, चक्कर में आपको तेल दुनिया में लाना पड़ेगा, प्राइस गिराना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस तब गिरेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने में की अभी एमबीएस के पास हुँ, है। तो जो बाइडेन एमबीएस से मिलने जाते हैं।
अदनान हुँ, खशोगी की बात होगी। एक और इनमें बात होगी, वो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, भाई इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करो। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि I2U जो है, उसमें कहीं न कहीं जब इंडिया को एक पावर ब्लॉक बनाया गया मिडल ईस्ट में यूके और फ्रांस को रिप्लेस करते हुए, ये था कि इंडिया कैन बी द स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्योंकि इंडिया की सऊदियों के साथ भी रिलेशन है, इंडिया की ईरान के साथ भी रिलेशन है। वो हुँ, शिया सुन्नी वाला जो डिवाइड है वहाँ भी नहीं है, दोनों के जी। साथ ही रिलेशन है। और इंडिया रिलिजियसली न्यूट्रल है। तो क्या इंडिया वो रोल प्ले कर पाएगा जो जो यूके और फ्रांस नहीं कर पाए? इसीलिए हुँ, I2U2 बनता। कल I2U2 में आपने देखा होगा 2 बिलियन की जो फूड पार्क्स का इन्वेस्टमेंट यूके अनाउंस करता है, जिसमें हम ज़मीन देंगे, यूके पैसा लगाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी इज़राइल से और अमेरिका से। $500 मिलियन का सोलर एनर्जी पार्क और विंड एनर्जी पार्क गुजरात में ये अनाउंस होता है। और फूड सिक्योरिटी की बात होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, 360 डिग्री अप्रोच होता है, हुँ, हुँ, कैसे वो चलाया जाए, कैसे और उससे क्या होगा, यूके की जो फूड सिक्योरिटी वाली समस्या है, वो सॉल्व होती है। अगर एक पार्क चलती है तो ऐसी कई सारी इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं। यूके हुँ, हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग हाँ, पार्टनर है, यूएई के साथ हमने एफडीए किया है। 10 साल में ट्रेड को ले जाना फ़खर भाई $100 बिलियन, हुँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें को देखते हुए ये सब चीज़ें एजेंडा पे है। अब जो बाइडेन साहब आते हैं, इंडिया को लाते हैं, इज़राइल की पोज़ीशनिंग करते हैं, यूएई की पोज़ीशनिंग करते हैं, सऊदी की पोज़ीशनिंग करते हैं। मेरा हुँ, आप प्रेडिक्शन आज देख लीजिएगा, वैसे यूजुअली अधिकतर सच ही आते हैं। आप देखिएगा ईरान पे कुछ ना कुछ सैंक्शनें ज़रूर रिलीज़ होंगी, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी की हालत है खराब। वो हाँ, चाइना को तेल बेच के नहीं चल सकते, उन्हें भी तेल बेचना है, नहीं तो वो पैसा रशिया के पास जाएगा। ईरान पे इसलिए रहमो-करम नहीं किया जाएगा कि ईरान पे प्यार आ गया, ईरान पे इसलिए रहमो-करम किया जाएगा, नहीं तो वो पैसा रशिया के पास जा रहा। रशिया एग्ज़ैक्टली। के पास पैसा ना जाए, इसलिए ईरान पे कुछ-कुछ सैंक्शनें हटेगी। अगर हुँ, वेनेजुएला पे सैंक्शन हट गई, जो मैंने आपको पहले बताया, जी, अमेरिका की 94% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, और हुँ, इसमें रिफाइनरीज में एक होता है रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन और एक होता है शटडाउन। जो जी, जी, आपको हर साल करना ही करना है, करना ही जी, करना है, कोई ऑप्शन नहीं उसके लिए। जब सारा रिफाइनरी का चेकिंग बिल्कुल, होती है, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन और शटडाउन हर साल होता है। तो ऑलराइट। इसलिए कभी भी रिफाइनरियाँ 100% एफिशिएंसी पे नहीं आती दुनिया में। 94% बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये सारी कवायदों को देखते हुए सऊदी अरबिया अभी एक सेंट्रल पॉइंट में आ गया है। जी, इज़राइल वाला मसला भी है, I2U2 भी है, फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट है, रिन्यूएबल एनर्जी, और ऑयल प्राइस अगर कम नहीं होगा, इकोनॉमीज़ पे प्रेशर बढ़ता रहेगा, फॉरेन हुँ, एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एग्ज़ैक्टली, मैंने आपको बताया था 73% है। टर्की हिट एन इन्फ्लेशन ऑफ 73%। तो अगर बिल्कुल। सोचा वाली स्थिति नहीं करनी दुनिया भर में, तो तेल का पंपिंग ज़्यादा करनी है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल करना जी, बिल्कुल सही आपने बात की और जो बाइडेन जो यूएस प्रेज़िडेंट है, उन्होंने ये बात की भी है कि जो दूसरे कमज़ोर ममालिक हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऑयल के हवाले से आपकी बात बिल्कुल मतलब ये जो उनकी मीटिंग हुई मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अच्छा एक बात हुई ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जो बाइडेन ने ज़िक्र किया जमाल खशोगी का एमबीएस ने ज़िक्र किया इराक के अबू गरीब जेल के हवाले से उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए। इसके साथ शीरी आकला जिसको इज़राइली फ़ोर्सेस ने गोली मारी थी अभी कुछ अरसा पहले जी। अल जज़ीरा के लिए काम करती थी, जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने वो भी एक पॉइंट रेज़ किया। लेकिन लगता ऐसा है कि दोनों ने एक-दूसरे को कहा कि ठीक है आपने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, सो व्हाट क्या हो गया यार आपस में मतलब बिज़नेस और कारोबार ये कर चलता रहेगा ह्यूमन राइट्स तो हमने एक वावेला करना है और करते रहेंगे। तो आपको लगता है और दूसरा इज़राइल को एयर स्पेस जो है उसका गालिबन अनाउंस भी हो गया कि अब इज़राइल हो के गया। जहाज़ हालाँकि पहले भी जब यूएई फ्लाइट जाती थी तो चलते थे। इस हवाले से क्या आपकी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है इन सारी चीज़ों पे? देखिए फ़खर भाई, ये तो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स ड्राइव्स ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स आप यस, प्रेडिक्ट कर सकते हो। एब्सोल्युटली। जो मेरे कई सारे प्रेडिक्शंस होते हैं, दैट बेस्ड ऑन कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर लेता हूँ, हुँ, फिर पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है क्या है, इकोनॉमिक की कंडीशन क्या है, जी, उसके आधार पे आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो कि ऐसा होगा। मैंने आपको बोला ना कि अगर अमेरिका की 94% रिफाइनरी कैपेसिटी यूटिलाइज़ नहीं होती, वो सऊदी अरब नहीं जाते। अभी एमबीएस से हुँ, मिलने का मतलब है कि आप और तेल रिफाइन नहीं कर सकते। तेल एग्ज़ैक्टली। रिफाइन नहीं करोगे, पैसा जाएगा रशिया के पास, क्योंकि रशिया ने तो मंडी खोल रखी है, ये सच्चाई है। अब ह्यूमन राइट्स वगैरह की एक वो क्या था, अदनान खशोगी, जमाल खशोगी। जमाल खशोगी, और जी, एक जी। था कासिम सुलेमानी वाला भी तो मसला है। बिल्कुल, ईरान वाले, हाँ, कासिम सुलेमानी जनरल कासिम सुलेमानी।
और कासिम सुलेमानी को ईरान इतनी जल्दी भूलेगा नहीं। कासिम सुलेमानी कौन थे? वो राइट हैंड मैन थे खुमैनी साहब के। अगर बिल्कुल। आपने लिटरली हो टेकन आउट द राइट आर्म ऑफ खुमैनी, तो ये ईरान नहीं बोलेगा, ठीक है? क्योंकि उसको लेके काफ़ी रेज़िनमेंट है। और हुँ, आपने MQ-9 यूज़ किया पहली बार मिडल ईस्ट में। MQ-9 का आर्म्ड वर्ज़न, MQ-9A और जी, MQ-9B, बी इज़ अनआर्म्ड, ए इज़ आर्म्ड। आपने राइट, MQ-9A यूज़ किया पहली बार मिडल ईस्ट में। और जो स्टेल्थ ड्रोन है आपने उससे और आपने बोला कि हमने ये किया है, और बिल्कुल किया है जी। अब ये जो स्थिति बन रही है, अब वहाँ ने भी किया, अब मोसाड भी अपना काम करती है, हुँ। अब ईरान वाले भी अपना काम करते हैं, अब तो जानते बिल्कुल, हैं, वो भी बिल्कुल, अपना काम बिल्कुल, करते हैं। नो ये डाउट। सारी परिस्थितियाँ चल रही। अभी जो है ना, कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मसला है इकोनॉमी का, मसला है तेल का, मसला है रशिया को पैसे जाने का, हुँ, और मसला है इज़राइल का। अगर बिल्कुल। मिडल ईस्ट स्टेबल नहीं होगा, बहुत सी कंट्रीज़ श्रीलंका के रास्ते जा रही है। 193 जो हमारे मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन में, 103 बेल आउट के लिए IMF को लिख चुके हैं फखर भाई। एज़ वी राइट, टॉक 103 हैव ऑलरेडी रिटन फॉर एग्ज़ैक्टली। बेल आउट। तो और दिन-ब-दिन आप दुनिया का इकोनॉमिक आउटलुक कम कर रहे हैं, यूरोप का आप इकोनॉमिक आउटलुक कम कर रहे हो। और हाँ, मज़े की बिल्कुल। एक और बात बताऊँ, अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में यूरोप को चाहिए रशियन गैस। हाँ, यूरोप की सारी हीटिंग रशियन गैस पे बेस्ड है। गैसप्रोम जो सबसे बड़ी कंपनी है, मैं उनसे मिला था एक बार, जी, जी। वो सैटेलाइट वगैरह बिज़नेस में भी है। गैसप्रोम ने नलका बंद कर दिया, 50% उन्होंने गैस रोक दी। हुँ, 50% यहाँ जो ईरान से पाइपलाइन वगैरह आनी थी, उसके कुछ बात नहीं हो रही। ईरान ने रुख चेंज किया, INSST चलने दिया। अब ये देखिए एक नया इक्वेशन बना है, ईरान जी, रशिया के कोलैबोरेशन से INSST चलता है। मैंने तो आपको बोला था अगर ये चलेगा तो पाइपलाइन भी आ सकती है। हुँ, तो ईरान अपनी सोच रहा है, रशिया कह रहा है यार मैं ईरान और इसके थ्रू पाइपलाइन ना डालूँ अपनी। क्योंकि अगर ईरान को लगेगा मेरा फ़ायदा है, वो ये करने देगा। अगर वो एग्ज़ैक्ट INSST चलेगा, तो पाइपलाइन डालने में क्या दिक्कत है? अगर रशिया की पाइपलाइन गैस की आ गई, तो गैस भी रशिया से आएगा। उससे हिट किसको होगा? हिट होगा कतर। 40-45% हुँ, अभी गैस कतर से आती है। अगर रशियन एग्ज़ैक्टली, पाइपलाइन आती है जो 5 साल में, कतर का गैस हिट होगा। इसी ओके। इसीलिए, क्योंकि ये भी एक इक्वेशन है। अब मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी चाहिए वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हुँ, यूरोप को स्टेबल करने के लिए। तो यूरेशिया, मिडल ईस्ट ये सब जुड़े हैं। अभी कवायद चल रही है कि स्टेबिलिटी कैसी लाए, क्योंकि ये रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट इज़ टेकिंग वर्ल्ड टू रिसेशन। अगर हुँ, ये कंट्रोल नहीं किया गया, 2 क्वार्टर में आपको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ फखर भाई, वी विल बी हिटिंग रिसेशन। ऑल विल बी हिटिंग रिसेशन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। और वहाँ से चाइना, क्या आपने देखा होगा कि वहाँ के बैंकों में, रूरल बैंकों में पैसा मिलना बंद हो गया। हाँ, हाँ, अकाउंटों में पैसा नहीं दे रहे हैं। अब हुँ, चाइना में क्या जाने, वो तो मतलब मैं तो बोलूँ तो शायद भगवान को भी नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है। रूरल बैंकों में पैसा देना बंद, एटीएम पैसा नहीं दे रहे। और हुँ, ज़ीरो कोविड पॉलिसी चला रहे, 80% चाइना बंद है, प्रोडक्शन आ नहीं रही, युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। और अच्छी चीज़ बताऊँ, रुपये इंटरनेशनली ट्रेड होगी। कतर के एयरपोर्ट पे भी एक आज आपने शायद मेरा ट्वीट हाँ, देखा बिल्कुल आपका ट्वीट मैंने बिल्कुल लाइक भी किया किया था। था, तो एग्ज़ैक्टली। कतर के एयरपोर्ट पे वी आर एक्सेप्टिंग इंडियन रुपये की ट्रेडिंग दिन-ब-दिन बढ़ रही है। तो इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा, मतलब उसको कवर नहीं किया इंटरनेशनल मीडिया ने, बहुत बड़ी छलांग मारी है इंडियन रुपये को इंटरनेशनली ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की। पहले हुँ, कुछ स्टेप है, पर कुछ 10-20 कंट्री में इंडियन रुपये ट्रेडिंग अब चलती है। तो हुँ, इससे क्या होगा, डॉलर का वर्चस्व, स्टैचर एग्ज़ैक्टली, कम हो रहा है। एग्ज़ैक्टली, यूरो एब्सोल्यूटली राइट। रिप्लेसेबल करेंसी नहीं है, यूरो कुड नॉट रिप्लेस डॉलर। डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है, इसीलिए अब नेस्टी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। सब में दोस्तियाँ होंगी, सब बैठेंगे, सब लेकिन सुमित जी एक चीज़ तो और भी मैं उस दिन एक इंटरनेशनल न्यूज़ की स्टोरी पढ़ रहा था न्यूज़पेपर की, उसमें ये भी था कि आप लोग चाइनीज़ युआन को भी यूज़ कर रहे हैं कुछ परचेज़िंग के लिए वर्ल्ड वाइड। जी, हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जहाँ पे जैसे हमारा रशिया के साथ रुपी ट्रेडिंग है, जब हमने पहले जी। भी बात की थी इससे। जी, जी। अब रशिया कहता है भई कुछ पैसा मुझे युआन में दो, कुछ सिंगापुर डॉलर में दो, कुछ उसमें दो। तो उस हुँ, परिस्थिति में वी आर यूजिंग चाइनीज़ युआन, अगर कोई डिमांड आती है ऐसी बट युआन इज़ नॉट अ ट्रेडेबल करेंसी इन इंडिया। युआन नहीं है, डॉलर है। बट अगर ऐसी कोई डिमांड कहीं से ऐसी हुँ, आती है, तो भई युआन में आप हमें पैसा दो। उस परिस्थिति में, इन दैट सिचुएशन ओनली वी आर हुँ, गिविंग देम युआन, जैसे रशिया के साथ ट्रेड हो रहा है। और अभी तो जितना हमने पीछे तेल लिया, हम अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊँ, हुँ, हमने पीछे बहुत तेल लिया है रशिया से, वी आर इंक्रीजिंग अवर स्ट्रैटेजिक रिजर्व। एक तो हमने जो 5% तेल पीछे निकाला था, जब ऑयल का, क्रूड का प्राइस हमने बात की थी, 20-22% गिरा था, उसको रिप्लेनिश करना। अभी जो दुनिया में तेल और क्रूड की परिस्थिति बहुत ट्रिकी है, कहीं भी ऑलराइट। जा सकती है। उससे बचने के लिए और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, एनीवे वी विल ग्रो एट 8.5%। चाइना का तो 4.5% अब IMF भी कहता है। और मेरी हुँ, उम्मीद है अगर ये 0 चाइना चलती रही, तो 1-2% तक चाइना आ जाएगा। हमें राइट। अपनी 8.5% ग्रोथ को बनाए रखने के लिए किसी भी हालत में तेल चाहिए। और हुँ, तेल हम लेंगे, चाहे वो 1 से ले, 20 से ले, सी से ले, डी से ले। और फ़खर भाई, ये मतलब छोटा मुँह बड़ी बात, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, जो हमें सस्ता देगा,
3 महीने पहले कह रहे बहुत हैं मुझसे तेल ले। ये नहीं, तो बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि जो चीज़ आप के या बल्कि किसी के मुल्क को भी फ़ायदा, कंट्री को फ़ायदा दे रही होती है, तो वो पॉलिसी सबसे बेस्ट होती है, वही काम आती है। एक बात प जी, एक जी, बात और प्लीज़। बोलना चाहूँगा। जी, जी, प्लीज़। मैं एक विषय तो चलिए ये तो सारा हो गया। देखिए, अगर ये जो बात अभी आएगी इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने की, वो पॉइंट मेरा रह गया था। जी, जी, एयर प्लीज़। स्पेस खोल दिया, एयर स्पेस ऑफ़िशियली खोल दिया कल। ऑफ़िशियली खोल दिया, उन्होंने बिल्कुल। बोल दिया किसी भी कंट्री का, इज़राइल का नाम लेते बोलते किसी भी कंट्री के लिए एयर स्पेस खुला है, तो उसमें इज़राइल भी आता है। अब मैंने ये भी पढ़ा था, अब ये कन्फर्म नहीं है मेरे को कि अब टेल अवीव से रियाद डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी। ये भी 2-3 जिस दिन तरह अबू धाबी जा रही है। हाँ, 2-4 दिन पहले ये बात आई थी पर मेरे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये बात चली थी ज़रूर। उसके 2 दिन बाद बोलिए हर कंट्री के लिए हमारा एयर स्पेस खुला है। तो मुझे हुँ। लग रहा है कि इस विज़िट के बाद अगर एमबीएस साहब और जो बाइडेन साहब की आपस में थोड़ी बहुत तालमेल बैठता, अगर तेल वाला मसला सेटल होता है, इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा सऊदी अरबिया को। अगर इज़राइल सऊदी अरबिया को रिकॉग्नाइज़ करेगी, बाल रुकेगी भुट्टो साहब के कोर्ट में। बिलावल भुट्टो साहब के हुँ। कोर्ट में, भुट्टो साहब अब आप क्या करोगे? पाकिस्तान अगर क्योंकि ये इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ खबर जो है करेगा अल अरबिया ने कोट की है, अल अरबिया बिल्कुल, न्यूज़ को मैं पढ़ रहा था और उन्होंने और एक और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने भी कोट किया है इसको, इस खबर को कि जो बाइडेन साहब जो हैं 2-3 चीज़ों की वजह से आए। एक इज़राइल एक ऑयल का जो इश्यू है और एक अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट वो देता है सऊदी हाँ, अरेबिया, एक होता है। बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये 3 बड़े इश्यूज़ और ये एजेंडा था जिसकी वजह से ये 2 दिन का उनका विज़िट रहा है। और मैं आपको बताऊँ अब भुट्टो साहब परेशान होंगे। अब आप देखिए नियाज़ी साहब का पीछे स्टेटमेंट आया 4-6 दिन पहले। अब आज शरीफ साहब बहुत परेशान होंगे। शरीफ साहब ये सोच रहे थे, यार इमरान खान साहब कुछ दिन और चल जाते, ये भी उनके सर पे डाल देते। अब इमरान खान क्या बोलते हैं? मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था हफ्ता 8 दिन पहले। वो कह रहे जी, हैं जी। क्योंकि अमेरिका ने शरीफ साहब को इसलिए बिठाया क्योंकि अमेरिका इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करना चाहता और शरीफ साहब को यूज़ करके वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कराएगा। और सर एक अब बात समझ और भी कल परसों उन्होंने की है कि मेरी वजह से कहते हैं मेरे जाने के बाद हिंदुस्तान में और इज़राइल में बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी। और ये वैसे ही जब मैंने सुना था, मैं अपने गाँव में था, मैंने कहा मैं सुमित भाई से पता करूँगा, पूछूँगा कि आप लोगों ने कौन-सी मिठाइयाँ बाँटी थी और बाँटी थी तो क्यों बाँटी थी? क्या खुशी थी? देखिए देखिए देखिए, अक्षय भाई देखिए, जहाँ तक मिठाइयों की बात है, ये ज़रूर जिन्होंने खबर पहुँचाई होगी। ये जिनों का काम है, जिनों की तनख्वाह-वनख्वाह नहीं मिली, उल्टी-सीधी खबर पहुँचाते हैं आजकल। जी, जी, तो जी। जिन ब्रिगेड है ना नियाज़ी साहब के पास, वो खबरें बहुत पहुँचाते हैं। सही। हम क्यों जी, जी, खबरें बिल्कुल। अब आप देखिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पहले ही बॉल डाल दी। वो कहते हैं ना इन स्विंगर डाल दी। अब नियाज़ी साहब तो क्रिकेटर है, इन स्विंगर डाल दी। बिल्कुल, बिल्कुल। बोलता है मुझे अमेरिका ने इसलिए हटाया क्योंकि तुम इसलिए लायक हो, तुम इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करोगे। अब दिक्कत ये आप इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करोगे तो कश्मीर का स्टैंड खत्म। भाई 2 पॉलिसी तो हो नहीं सकती, या तो दोनों को नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब पैसे चाहिए, इज़राइल पैसे चाहिए सऊदी अरेबिया से। एमबीएस का एक और मैं आपको परसों बताऊँ एक बयान आया था 2 दिन पहले एमबीएस साहब ने जी। बोला, भाई यहाँ अगर सऊदी अरब में बैठ के कोई इंडिया के खिलाफ उल्टा-सीधा स्टेटमेंट देगा, उसे मैं जेल में डाल दूँगा। और कोई अगर यहाँ मुसलमान हज करने आता, सबका स्वागत है, हिंदुस्तानी, हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी। हाँ, बिल्कुल, बट बिल्कुल। अगर आप यहाँ आके हज के बहाने फिर यही करोगे, तो आप अगर हाजी भी हो, मैं तब भी आपको जेल में डाल दूँगा। ये 2-4 दिन पहले स्टेटमेंट आया। इसको बाय द वे किसी ने कवर नहीं किया। ये वो एक बड़ा बड़ा क्लियर, वो तो बड़ा क्लियर है, सख्त है। डायरेक्ट एमबीएस इस डायरेक्ट बोला बारे में बड़ा सख्त आदमी है। वो डायरेक्ट ये बोला। चीज़ें नहीं देखता कि और ये मैंने कौन है देखा और कि क्या। बिल्कुल डायरेक्ट बिना उन्हें बोला आप हज करने हैं, आपका स्वागत है, पर अगर आप हज के बहाने यहाँ आएँगे और ये सब करेंगे तो हमारी सब पे नज़र, उन्होंने ये भी बोला, हमारी आप पे नज़र है। तो मतलब सऊदी हुँ। अरबिया का आप देखिए रुझान, अगर ये 2-4 चीज़ें आप ज मिलाएँ, तो सऊदी अरब में रुझान बदल रहा है क्योंकि सर सच्चाई ये है, 13 साल में अगर सऊदी अरब डज़ नॉट ओपन इट्स इकोनॉमी, ऑयल पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये एनबीएस पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। नोज़ दिस वेरी वेल। बिल्कुल ऑयल रिज़र्वायर क्योंकि सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं है। उसका एंड होना था और तकरीबन अब उनको पता है कि वो डिक्लाइनिंग में चल रहा है इस वक़्त, और उनकी इकोनॉमी अब इस वक़्त उनको ये भी पता है कि इतने बिलियन जो रियाल का उनका बजट बनता है, 700 रियाल से गालिबन ज़्यादा का बजट उनका होता है एनुअल। तो वो इसमें पॉसिबल अब नहीं है, ये उनको ये बातें पता है। अच्छा सुमित जी, एक चीज़ और है, मतलब दूसरा भी हमारा टॉपिक है क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा रह गया। जी, नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे एक जर्नलिस्ट थे और वो हिंदुस्तान आए 5-6 दफ़ा उन्होंने विज़िट किया और उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट आया और उसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं हिंदुस्तानी मीडिया में। जी। क्या है मतलब कौन से ऐसे कोई राज़ उनको मिले थे कि वो जिसे कहते हैं कि उन्होंने यहाँ के वो आईएसआई को बताया और जिसकी वज़ह से कोई मतलब वो क्या चीज़ ऐसी हुई है? मतलब लगता है आपको कुछ ऐसा? देखिए फ़खर भाई बहुत माकूल सवाल पूछा आपने, पहले बताऊँगा देखिए, ये जो हिंदुस्तान का वीज़ा मिलता है, पहली हुँ, बार किसी को भी 3 बार से ज़्यादा नहीं मिलता, उन्हें 5 बार मिला।
फिर ओके। आपको सिटीज़ की परमिशन होती, 3 की होती, उन्हें 7 सिटीज़ की परमिशन मिली। जी। अब ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट साहब हैं, इन्होंने खुद एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू किसी कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे आईएसआई जी, को जी। लेके। उन्होंने बोला देखो जी। जी, पहले मैं इंडिया गया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने आईएसआई चीफ को दे दी। नया चीफ आता, वो कहता मुझे फिर इन्फॉर्मेशन दो। मैंने कहा भाई मैंने तो पुराने चीफ को ऑलरेडी दे, तुम मुझसे ले लो। अब वो कह रहे थे जितने पैसे मिले थे उतना काम कर गया मैं, तो अब आप देखो आपके रिकॉर्ड में कहाँ पड़ा है। कह रहे अब जब ये स्टेटमेंट आया, ये इस कॉन्टेक्स्ट में आया था, मैंने देखा था जी, वीडियो। जी। जी, जी। अब यहाँ पे ये मीडिया में चला, मैं भी इस पे डिबेट पे था। जी। काफ़ी दिनों से इस बात का अनुमान था कि भई ऐसे लोग को भेजा जा रहा है और इस केस में फ़खर भाई प्रोटोकॉल्स वायलेट हुई है। 5 बार जी, वीज़ा मिला है कि बंदे को, 7 स्टेटों का वीज़ा मिला, नहीं मिलता, 3 का ही मिलता है और जी, यूजुअली आपकी सिक्योरिटी प्रोफ़ाइल होती है, रेटिंग के हिसाब से आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, सर्वेलेंस भी जी, होती है। सीधी जी। बात करता हूँ मैं, घुमा-फिरा के बात नहीं, नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी तो खैर एक-दूसरे के सर वो शेख रशीद साहब कहते थे कि मैं दिल्ली में जाता था और मैं साइकिल पे फिरता था तो रॉ के लोग वो करते थे। यहाँ के जो हिंदुस्तान के जो लोग आते हैं वो यही गिला वो भी करते हैं कि हमारे हाँ, पीछे भी मतलब पड़ रहे होते हैं, आईएसआई वाले फिर रहे होते हैं बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। इस्लामाबाद में या कहीं और जाते हैं। देखिए, जो कॉमन आदमी उसके पीछे नहीं लगता, आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल में अगर जहाँ आप रेटिंग आती है, आपकी एक जी, सिक्योरिटी रेटिंग उसके हिसाब से होता है। जी, अब यहाँ मसला आया कि भाई अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन लेके आईएसआई को दी और वहां से कहीं ना कहीं हामिद अंसारी साहब का नाम इस सब में पिक्चर में आया। भाई वो कह रहे थे मैं उनके इनविटेशन पे, हामिद अंसारी साहब का कहना जी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनविटेशन दिया। अब सवाल ये है कि अगर ये सारे चीजें लग रही, हामिद अंसारी साहब 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, बड़े आदमी है। बिल्कुल, बिल्कुल उसमें नो डाउट। उसमें कांग्रेस की हुकूमत थी। तो अब सवाल ये उठा मीडिया में, अगर ऐसी चीजें आ रही है, सबको अपना दामन साफ करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या हुआ, किसने इन्विटेशन दिया, क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोई प्रोटोकॉल वायलेट हुआ तो क्यों हुआ, किसने इसका अप्रूवल दिया, हर एक का अप्रूवल होता है। ये सब चीजें जी, अगर हो रही है और जी, इस पे कल परसों की बात थी, मैं अपने इंडियन टीवी चैनल पे था, एक रॉ के ऑफिसर है, रॉ जी, के ऑफिसर साहब ने, और शायद पहले भी हमारी इस पे बात हुई थी, उन्होंने बोला कि भाई जो ईरान में हमारा ऑपरेशन था, जब हामिद अंसारी साहब वहाँ एम्बेसडर थे, तो वो कॉम्प्रोमाइज किया गया। 4 रॉ के ऑफिसर्स मारे गए, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑफिशियल, अनऑफिशियल नंबर कितना मुझे नहीं पता। जी, और कुछ लोग को बहुत मारा पीटा गया, कुछ लोग जान बचा के वहां से भागे, जिनमें वो ऑफिसर भी थे। फखर भाई उन्होंने ये टेस्टिमोनी नेशनल टीवी पे दी है, लाइव शो पे, मैं भी उस शो पे बैठा था, उन्होंने बोल दिया ऐसा हुआ है। तो अगर अब इतनी एलिगेशंस लग रही है, और मतलब हुँ, देखिए ये कोई एनालिस्ट जर्नलिस्ट वाली एलिगेशंस नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, ये यहाँ आपका जर्नलिस्ट कहता है जी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ रॉ हुँ, के अफसर कहते हैं जी ये हुआ। तो एक डायरेक्ट तार जुड़ते हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ ये कहना है जो हाँ भी जी, ऐसी चीजें हैं इनका इन्वेस्टिगेशन हो। अब आपका सवाल है कि जी रकी में क्या किया उन्होंने, देखते क्या जी, है। बिल्कुल। देखिए फिर तो डेविड हेडली जो है, उसका नाम तो शायद कुछ यूसुफ था, वो भी आया था। उसके बाद आपको पता है क्या हमला हुआ क्या नहीं हुआ, होता क्या, देखिए अगर एक बिल्डिंग है, कितनी दूर है, कितना सिक्योरिटी कैमरा लगे, एक्सेस कहाँ से, लुक एंगल क्या है, स्ट्रीट लाइट कितनी दूर है, कितने पिकेट लगे हैं, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कैंप है, कितने भाई जी, फौजी तैनात है, कमांडिंग अफसर कब आता जाता है, शिफ्ट कब बदलती है, फौज कब कम होती है, कितनी आर्टिलरी है, कितनी वेपनरी, वेपनरी कब आती जाती है, यही तो इन्फॉर्मेशन होती है। और हुँ, इन्फॉर्मेशन तो कुछ होती नहीं। हुँ, अगर वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फखर भाई है, इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं, वो कोट अनकोट ये ऑडियो विजुअल मीडिया पे, ये जितना आपने देखा उतना मैं नहीं देखा। हुँ, ये इसमें हुँ। कोई एनालिसिस वाला एस्पर्शन वाला बात नहीं है। वो कह रहा है जी जी, जी। मैंने इन्फॉर्मेशन ली, 5 बार ली, आईएसआई को दिया, मुझे फिर मांग रहे हैं। मैं कहा भाई तुम दो क्यों? यहाँ लेकिन पे लेकिन मेरा क्वेश्चन एज़ अ जर्नलिस्ट मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। जी, मैं जर्नलिज़्म करता हूँ फिरता हूँ, बॉर्डर एरियाज़ में भी जाता हूँ, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के मतलब सेंसिटिव एरियाज़ को कवर किया मैंने, करता हूँ। जी, सिर्फ़ यहाँ पे अगर एक दफ़ा एक छोटा-सा वो वाक़या हमारे साथ हुआ, गवादर हम लोग गए और एक राइटर है, एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के लिए लिखती है और कराची यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर है। उनकी शक्ल ऐसी थी कि मतलब फ़ॉरेनर्स की तरह वो लग रही थी। जी, अब यकीन करें कि जो गवादर में हम जिस होटल में ठहरे थे और मतलब जा रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा कहा हमारे सबके कार्ड्स वगैरह सब चीज़ें चेक हुई। जी, उसके बाद वो कहते कि ये फ़ॉरेनर है, ये नहीं जा सकती। तो उसने कहा भई मैं फ़ॉरेनर नहीं हूँ। कहते जी आप शक्ल से लग रही हैं। उसने कहा बेटा अगर मैं लगती हूँ तो मतलब ये अलग बात है, लेकिन ये मेरे पास पाकिस्तान का एनआईसी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो मकसद कहने का ये है कि आज तक मुझे कोई ऐसी चीज़ मतलब कऊटा में कहते थे सुनते थे हम कि हमारा न्यूक्लियर प्लांट है।
शायद बेनज़ीर भुट्टो वाहिद एक लीडर थी जो बेचारी को विज़िट करवाया, बड़ी मुश्किल से विज़िट करवाया गया, बाकी किसी को नहीं। तो एक मतलब हिंदुस्तान का कोई बंदा आएगा तो मैं कहूँगा जी उसने फलाँ गैरिजन को देख ला। ये मेरे लिए बड़े एक अजीब किस्म के अजूबे के सवाल हैं कि एक जर्नलिस्ट यहाँ से जाता है तो वो कोई आपकी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाएगा और इतनी वो इन्फॉर्मेशन सर मतलब एज़ अ जर्नलिस्ट मैं कह रहा हूँ जी, कि ये पॉसिबल नहीं। जी, प्लीज़। जी, मैं एज़ अ एनालिस्ट आपको जवाब दूँगा। देखिए, मैं भी जी, डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जी, जानकारी रखता हूँ इधर-उधर। जी, जी, बट फ़खर भाई देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहाँ समझने का मसला है, ये कोई एनालिसिस या कोई अंदाज़ा या कोई कुछ नहीं जी। है। यहाँ पे वो जर्नलिस्ट कोट अनकोट कहता है, अगर वो कहते नहीं मसला ही नहीं होता। देखिए, नहीं, ये तो अगर वो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है ना, मैं मैं अगर कोई अपनी ऐसा स्टेटमेंट दे दूँ, बेशक यहाँ पे मैं मैं दे दूँ पॉपुलर और हो वो जाऊँ। कोई मतलब जी, जी, प्लीज़, हाँ, प्लीज़। मैं अब देखिए तो ये उन्होंने एक चीज़ कही। अब जी। ये जो ईरान वाला फियास्को है, ईरान वाले फियास्को पे यहाँ मीडिया पे कई सारे आर्टिकल आ चुके हैं और जी, उन ऑफिसर्स की कई सारी टेस्टिमोनी आ गई। जब ये चीज़ यहाँ से आ गई, तो ये चीज़ यहाँ से आ गई। ये दोनों जुड़ जाती। अगर जी, ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का नहीं आता, तो जो यहाँ के रॉ के ऑफिसर्स का क्लेम था, वो शायद लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, बट देयर वाज़ सम डाउट अराउंड इट। बट ये दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती है, जब जी। देखिए ताले में चाबी लगती है तभी ताला खुलता है। हुँ, ताला अलग है, चाबी अलग है तो दोनों का अलग वजूद है, पर दोनों को मिला के घुमा दो तो बड़े बड़े से बड़ा खजाना और बड़े से बड़ा राज खुल सकता है। जी, अब हमारी कवायद ये है, हम कहते हैं अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बारे में जी, पता लगाए। और मैं ये नहीं कहता कि आईएसआई अपना काम नहीं करता, मैं ये नहीं कहता रॉ अपना काम नहीं करता, दोनों अपना जी। काम करते हैं। बिल्कुल पर करते हैं। वो जो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है, इतनी होती है ये आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो आप सैटेलाइट सर्वेलेंस से नहीं पता लगा सकते, जो आप जी, नॉर्मल चीज़ों से नहीं पता लगा सकते। जी, अगर ये इन्फॉर्मेशन गई है, इसकी ऑडियो विजुअल टेस्टिमनी है, रॉ के ऑफिसर्स का नेशनल टीवी पे बयान है, इन दोनों चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और एक जी, बड़ा एक सियासी मसला उड़ गया। मेरा तो ये मानना पर्सनली, मैं बहुत छोटा-सा आदमी हूँ, अंसारी साहब को या कांग्रेस पार्टी को खुद कहना चाहिए, भई आप इन्वेस्टिगेट करो, पता करो, रिपोर्ट दो और जल्द से जल्द बताओ, दूध का दूध, पानी का पानी। क्योंकि अगर किसी का चेहरा, अगर किसी का चरित्र, अगर किसी का जी, दिल और साफ है, करो यार इन्वेस्टिगेशन करो, पर जवाब दो और रिपोर्ट निकालो। तो उन्हें तो खुद सामने आना चाहिए। मज़े जी, की बात और ताज्जुब की बात ये है फ़खर भाई, कोई इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा, इसीलिए जी, इतना बड़ा मसला बन गया। इन्वेस्टिगेशन कराइए, मेरा पर्सनल मानना है, इन्वेस्टिगेशन कराइए, पता लगाइए, दूध का दूध, पानी का पाना, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है कुछ भी हुँ। ना हो सकता है सब कुछ हो। अब जब ताले में चाबी मिली और जो दरवाज़ा खुला उसके पीछे क्या है, ये ना आप बता सकते, ना मैं बता सकती, वो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है इसके पीछे। सुमित सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें इसमें हो सकती है, बहुत सारे मेरे और भी बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि ये एंड पे ये डिबेट नहीं हो सकती, इसलिए मैं यहीं पे इसको एंड करना चाहता हूँ। मतलब मेरे मेरे ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं, मैं यहाँ के हमारे इदारे भी कहते हैं, तो मैं उसको बहुत क्वेश्चन्स करता हूँ और बहुत जी हाँ, जी। बेताबिया किस्म के हाँ, और इसीलिए आपसे भी पूछा मतलब वो आप क्योंकि डायरेक्टली उस चीज़ में आपका लेना-देना नहीं लेकिन एनालिसिस करते हैं और मतलब एज़ अ पॉलिटिकल कमेंटेटर मैंने आपसे वो सवाल किया था, उसका ये वो नहीं है कि वो लाज़मी-सी बात है हामिद अंसारी साहब है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन पे रहे हैं, एम्बेसडर जी, भी रहे, वाइस प्रेज़िडेंट भी रहे या जी, बाकी जो लोग हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लेकिन मेरा एंड पे मैं यही कहूँगा कि बाज़ दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जिसे कहते हैं कि हवाई बातें हम लोग मैंने ये चीज़ जो अपने थोड़े से करियर में देखी कि हम हवाई बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं तो हमसे एक मतलब है कि हम लोग पाकिस्तानी भी और हिंदुस्तान में भी हवाई बातें बहुत होती हैं। जी, फ़खर भाई, हमारे एक कहावत आपके यहाँ भी चलती है, जी, जी। खास कंगन को आर्स का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बहुत शुक्रिया सुमित जी। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद वकार यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुमित जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।